हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कंसेप्ट टॉक सीरीज में एक जजमेंट जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जजमेंट है उसे लेकर आया हूं। यह जजमेंट कल सुनाया गया और इस जजमेंट में एससी एसटी के उप वर्गीकरण के अधिकार राज्यों को दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू करने के सिद्धांत को मान्यता दी। ठीक है, ये दो निर्णय हुए और इन दो निर्णय कैसे क्या रहे हैं इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो इसका इतिहास बड़ा पुराना है एससी एसटी के उप वर्गीकरण का। देखिए, ओबीसी में उप वर्गीकरण तो कई राज्यों में लागू है, जैसे बिहार में लागू है, आंध्र प्रदेश में लागू, तमिलनाडु में लागू है। यानी कि जो 27% ओबीसी आरक्षण है उसमें किसी को 10%, 12% करके विभिन्न जातियों को अलग अलग कैटेगरी बना देना, इसे कहा जाता है उप वर्गीकरण। यानी कि आरक्षण उतना ही रहेगा, आरक्षण ना तो खत्म होगा ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, आरक्षण उतना रहेगा। जैसे 100 जातियां ओबीसी की हैं तो और उनके पास 27% आरक्षण है, तो अभी 100 को 27% है, बाद में क्या कर दिया 10%, 5%, 12% अगर कर दिया गया तो 10% मान लिया 20 जातियों को मिल गया, 20%, 15, 12% मान लिया 30 जातियों को मिल गया, 5% कुछ और जातियों को मिल गया। ऐसे करके जातियों को बाहर भी नहीं करना है और उसमें क्या है केवल विभाजन कर देना, एक तरह कह सकते हैं आरक्षण का विभिन्न जातियों में विभाजन। ठीक है, उसी का था उप वर्गीकरण। तो देखिए, ये उप वर्गीकरण की मांग एससी एसटी आरक्षण में आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 1960 के दशक से उठी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2000 में एक कानून भी बनाया जिसमें एससी समुदाय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया, लेकिन उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जो हाईकोर्ट ने तो उस मामले को कानून को बरकरार रखा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई ईवी चिनैया केस में 2004 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह कहते हुए इस कानून को खारिज कर दिया, नष्ट कर दिया कि ये जो अनुसूचित जाति है वो एक समरूप समुदाय है। ठीक है, क्या है समरूप समुदाय है, इन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यानी कि अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण संभव नहीं है क्योंकि यह एक समरूप समुदाय है। ठीक है, इसी 20 साल पुराने निर्णय पर आप सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना था। आप ये चीज जानते हैं कि अगर लोअर कोर्ट का मामला होता है तो उस पर निर्णय पलटने का अधिकार, उस पर दूसरा निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है, उस हाई कोर्ट का होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो बेंच के अनुसार निर्धारित होते हैं। एक बेंच का फैसला पलटने का अधिकार दो जस्टिस के बेंच का होता है, 2 का 5 पर होता है। चूंकि चिन्नैया मामला जो है 5 जजों के था, इसलिए 7 जजों की बेंच बनाई गई ताकि उस फैसले पर विचार किया सके। ये जो फैसला 5 जजों ने सुनाया है वो जब तक 5 से ज्यादा जज नहीं होंगे उस फैसले को विचार ही नहीं किया जा सकता, उस फैसले को पलटा ही नहीं जा सकता। ठीक है, उससे ज्यादा जजमेंट को भी उस पर विचार कर सकती है। इसीलिए 7 जस्टिस की जो है पीठ थी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी आर गवाई, गवाही लिखता है गवाही है गवाही, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी थे। तो ये क्या है, जो मामला मुख्य मामला था वर्तमान में वो था पंजाब राज्य ने क्या किया था, वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके अलावा भी कई याचिकाएं इस मामले पर पड़ी हुई थी। अब मुख्य मुद्दा यही था जो चिनैया केस में था, चिनैया की क्या अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण किया जा सकता है। इसका यह अर्थ यह भी है, क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समरूप समुदाय है या विषम समुदाय है, विषम जातियों का समूह है। इसने इस कोर्ट ने माना 6-1 से फैसले में ये माना कि एससी एसटी समुदाय समरूप समुदाय नहीं है, समांगी होमोजेनिक नहीं है, बल्कि हेट्रोजेनिक विषमांगी समुदाय है। यानी कि इसमें इस समुदाय में असमानता है। यानी कि जो आधार था चिनैया केस का कि यह वर्ग समरूप वर्ग है, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है, अब देखिए, ये फैसला 2 तरीके का आया। एक फैसला इस पर आया जो 6-1 से पारित हुआ कि राज्यों द्वारा इसका एससी एसटी आरक्षण का उप वर्गीकरण किया जा सकता है। ये 6-1 से फैसला आया। इसमें सब 6 लोग एक तरफ थे, केवल बेला त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने इस पर असहमति जताई। लेकिन दूसरा जो फैसला आया, जो एससी में क्रीमी लेयर लागू हो सकता है, वो फैसला 4-3 से आया। यानी उस फैसले में जो है जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश मिश्रा जी ने, सतीश चंद्र शर्मा, यहाँ गलत लिख गया है, सतीश चंद्र, जस्टिस सतीश चंद्र, ये 4 जस्टिस ने कहा कि क्या होना चाहिए, आरक्षण एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जबकि जस्टिस मनोज मिश्रा और उन्हीं के साथ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला त्रिवेदी, तीनों ने कहा कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए। ठीक है,
अब फैसले को समझते हैं। देखिए समस्या ये है क्या वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है और वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए। संविधान को अगर देखा जाए, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 वर्गीकरण को वैध वर्गीकरण की अनुमति देते हैं। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। दो शर्तें क्या है? जो समुदाय व्यक्तियों के समूह अन्य व्यक्तियों से अलग करता अंतर स्पष्ट है। हमारे संविधान में वैध वर्गीकरण की अनुमति दी गई है, बस शर्त यह है कि जो वर्गीकरण किया जाए, जो दो वर्गों में किसी समूह को बांटा जाए, वो अंतर स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, वह जो बांटने का उद्देश्य है वो और बांटने के जो आधार है वो दोनों में तार्किक संबंध होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाए वो आधार, और जिस आधार के लिए वर्गीकरण किया जाए वो उद्देश्य, दोनों तर्कसंगत होने चाहिए, तार्किक होना चाहिए, तो आपका उद्देश्य वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए तथ्य यहाँ पर गलत लिख गया है। देखिए क्या है ना कि अनुच्छेद 14 औपचारिक समानता नहीं बल्कि तथ्यात्मक समानता गारंटी देता है। यह कहता है कि व्यक्ति अगर समान है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति समान नहीं है तो उसके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, वर्गीकरण का यही तर्क उप वर्गीकरण पर भी लागू होता है। इसका अर्थ यह है जिस आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं उसी आधार पर आप उप वर्गीकरण भी कर सकते हैं। चंद्रचूड़ ने तो यहां तक कहा कि एक व्यक्ति का भी वर्गीकरण हो सकता है अगर आधार युक्त हो तो। और साथ ही साथ इसमें लिखा नहीं गया, साथ ही साथ एक चीज और है कि इस वर्गीकरण का आधार अनुभवजन्य जुटाए गए आंकड़ों पर होना चाहिए, कल्पनाशीलता या राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए, तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए यह वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए, वर्गीकरण हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी कि इन्होंने दो चीजें मान ली। पहला ये कि एससी और एसटी समुदाय समरूप समुदाय नहीं है, इसमें असमानताएं हैं, कुछ जातियां बहुत आगे चली गई, कुछ जातियां बहुत पिछड़ गई हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये माना कि वर्गीकरण जिस आधार पर किया जा सकता है उसी आधार पर उप वर्गीकरण भी किया जा सकता है। यानी अगर युक्त तर्क होना चाहिए, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, वर्गीकरण का आधार वर्गीकरण के उद्देश्य से संबंध होना चाहिए, वर्गीकरण का आधार उचित हो और वर्गीकरण का आधार और वर्गीकरण के उद्देश्य से संबंधित हो, तार्किक रूप से संबंधित हो। ठीक है, यानी कि इतना महत्वपूर्ण वर्गीकरण का हो गया है कि एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना जा सकता है अगर युक्त आधार हो तो। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं हवा में ये अंतर, ये वर्गीकरण बाकायदा अनुभवजन्य आंकड़ों पर ही आधारित होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इन्होंने और एक चीज लिख कर दी कि जो भी ये वर्गीकरण होगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, राज्य मनमाना वर्गीकरण नहीं कर सकते। यहाँ देखिए लिखा अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर ही इसको उचित ठहराया जा सकता है। जब राज्यों को जो आरक्षण लागू करते हैं, कोई कोर्ट में आता है तो उसका न्यायिक समीक्षा होगी। अगर राज्यों का वर्गीकरण का आधार अनुभवजन्य आंकड़े नहीं है, तर्कसंगत आंकड़े नहीं है, तो उसको खारिज किया जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक सुविधाओं के आधार पर यह वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये तो हो गया राज्य के वर्गीकरण का आधार। जस्टिस गवाई ने गवाही लिख गया, गलत लिख गया, क्या जगह गलत हो गया, चूंकि बोल उससे करने से थोड़ा सा कई जगह गलत हो गया, उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जस्टिस गवाई ने कहा, एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि क्या अनुसूचित जाति वर्ग में गैर बराबरी पर खड़े लोगों के साथ समान व्यवहार आरक्षण के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करता है, इसमें बाधा बनाता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जो गैर बराबरी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके साथ वैसा समान व्यवहार करना क्या संवैधानिक उद्देश्य के अनुरूप है या संवैधानिक उद्देश्य के बाधक है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति आईएएस है, अधिकारी है, पीसीएस है, प्रोफेसर है या डॉक्टर है या फिर जो है जस्टिस है, उनके लड़के के बराबरी क्या वो लोग जो मजदूरी हैं, छोटे किसान हैं, छोटे शिल्पकार हैं, उनसे की जा सकती है। ठीक है, इन्होंने आगे यही तर्क अपना दिया कि आईएएस और पीसीएस या सिविल सेवा अधिकारी के बच्चे की तुलना अनुसूचित जाति वंचित वर्ग के बेटे के साथ की जा सकती है, नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति गांव में पढ़ा है, गांव में ही बढ़ा है, ठीक है, वो जब आईएएस की परीक्षा में बैठेगा और जो एक जस्टिस का लड़का है, अच्छी कोचिंग किया है, अच्छी सुविधाएं प्राप्त की, वो बैठेगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आपको पता ही क्या होने वाला है। ठीक है, तो यानी कहना यह है, जस्टिस गवाई ने कहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक विशेष वर्गीय आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसीलिए उनका एससी एसटी में ऐसी जातियां जो उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, एससी एसटी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, क्रीमी लेयर ये भी एक विभाजन ही है कि क्रीमी लेयर के आधार पर उन लोगों को हटा दिया जाए, उन लोगों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, उन जनजातियों को, उन अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए जो ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर चुकी है। ठीक है,
और जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस एस.सी. शर्मा और जस्टिस विक्रम नाथ ने भी समर्थन किया, हालांकि उन्होंने कुछ अपने अपने भी तर्क दिए। जस्टिस पंकज मिश्रा जी का तर्क है कि सी श्रेणी में आरक्षण का लाभ केवल एक पीढ़ी में ही मिलना चाहिए। बहुत कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं, आरक्षण का लाभ किसी एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसके बेटे, उसके पोते पोतियों सबको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, किसी पीढ़ी में नहीं मिलना चाहिए। एस.सी. शर्मा ने कहा क्रीमी लेयर की पहचान को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा क्रीमी लेयर तो संवैधानिक रूप से अनिवार्य होना चाहिए। जो भी व्यक्ति क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है उसको किसी भी प्रकार के आरक्षण की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, वो चाहे जिस श्रेणी का हो। ठीक है। जस्टिस विक्रम नाथ ने बहुत अच्छी बात की। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो ओबीसी आरक्षण में लागू है, जरूरी नहीं कि वैसा ही एससी आरक्षण लागू हो, बल्कि इसके इधर भी कोई व्यवस्था की जा सकती है। तो ये तीनों का अपना अपना मुख्य तर्क है। और अंत में कहा जाए तो यह है कि समानता का मौलिक अधिकार औपचारिक समानता नहीं बल्कि तथ्यात्मक समानता गारंटी देता है, और विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति समान नहीं है तो वर्गीकरण स्वीकार्य है, और वर्गीकरण का आधार ऊपर ये भी है, ये क्रीमी लेयर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है इसका। अच्छा, जस्टिस गोयल ने एक बात और कही कि आरक्षण ऐसा उपवर्गीकरण जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जाति को 100% दूसरी जाति को शून्य कर दिया जाए, यानी कि आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। आरक्षण कुछ जातियों तक केंद्रित नहीं किया जाता। आरक्षण देखिए, जितनी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की जातियां हैं, सबको मिलना, हालांकि उसमें वर्गीकरण करके कि हाँ इतनी जातियों को इतना मिलेगा उतना मिलेगा, ये किया सकता है कि किसी जाति को आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अच्छा, बेलन त्रिवेदी का भी आप समझ लीजिए उन्होंने क्या कहा। बेलन त्रिवेदी ने इन सब निर्णयों से असहमति जताई। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति, चूंकि अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में जो SC ST की सूची है उसको राष्ट्रपति तैयार करता है, राष्ट्रपति सूची है, इसलिए उसको संशोधित करने का, किसी प्रकार का वर्गीकरण करने का अधिकार केवल संसद को होना चाहिए, राज्यों को नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये है निहितार्थ। आप वही चीजें हैं कि जो लाभ से वंचित रह गए हैं लोग, उनको लाभ मिलना बहुत जरूरी है। और यह SC समुदाय में स्पष्ट दिखता है कि कुछ लोगों ने लाभ का, आरक्षण का लाभ लगातार लिया है, उन्होंने लिया, उनके बेटे लिए, उनके पोते लिए, पोतियां ली, लेकिन अब जो है और लोगों को नहीं मिल रहा है। तो जो लोग SC ST समुदाय में, जो लोग अति पिछड़े हैं, जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा, उन तक आरक्षण का लाभ मिलना उचित है। यही चीज जो है, हालांकि ये सब जो वर्गीकरण दिया जाए, वो सारा का सारा वर्गीकरण पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े पर आधारित होना चाहिए, हवाई में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और क्रीमी लेयर केवल अब ओबीसी में नहीं लागू होगा, बल्कि क्रीमी लेयर अब क्या है, SC में भी लागू होना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है, पूरे निर्णय का निचोड़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट संवेदनशीलता के साथ यह कहना चाहती है कि आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। अनुसूचित जातियां एक समरूप नहीं हैं, उनमें भी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग हैं। ठीक है। उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनको मिलना चाहिए जो संपन्न नहीं है। फिर पूरा आरक्षण जैसे होता क्या है, कहने का मतलब यह है कि थोड़ा समझिए, मान लिया 100 जातियां हैं और 20% आरक्षण है, उसमें क्या हो रहा है कि 100 जातियों में 2-4 जातियां ऐसी हैं कि 20 का 20% आरक्षण ले जा रही है। वर्गीकरण कर दिया जाएगा कि मान लीजिए 4 वर्गीकरण कर दिया गया, तो 5-5% कर दिया गया और उन दोनों जातियों को 5% में कर दिया गया। अब वो जो जातियां, 4 जातियां जो हैं, वो केवल 5% का लाभ ले पाएंगी, और जो 15% बचेगा, जो जातियां अभी तक लाभ नहीं प्राप्त कर पाई हैं, वो भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये उनका आधार है। दूसरा, जो लोग प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी आरक्षण, क्रीमी लेयर के रूप में हो चुके हैं, उनका जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा हो चुकी है, तो वो भी हट जाएंगे अगर आरक्षण से। तो जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, ऐसी जनजातियों में बहुत अति पिछड़े हैं, उनमें अति दलित जिसे कह सकते हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा और समाज में समानता आएगी। यानी समतापूर्ण समाज के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। अब देखना ये होगा कि क्या जो सरकारें हैं उस पर क्या अपना राय रखती हैं। अभी तक 2 दिन हो गया, कोई भी राजनीतिक दल का कोई बहुत महत्वपूर्ण बयान इस पर नहीं आया है। अब इस पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये महत्वपूर्ण होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़े संवेदनशीलता के साथ अपना निर्णय दे दिया है। अब ये बहुत ही प्रगतिशील निर्णय है, समाज को आगे बढ़ाने वाला निर्णय है, संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला निर्णय है, समतापूर्ण समाज को प्राप्त करने वाला निर्णय है, समान अवसर प्रदान करने वाला निर्णय है। लेकिन इस निर्णय को कैसे लागू किया जाता है, सरकारें इसको कैसे समझती हैं, राजनीतिक दल इसको किस प्रकार लेते हैं, वो अपने वोट बैंक को किस प्रकार खुश करते हैं, वोट बैंक के आधार पर वो किस प्रकार इसकी कार्यवाही करते हैं, इस पर कार्यवाही करते हैं, ये देखने लायक होगा। हालांकि 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने इसका सबसे ज्यादा स्वागत किया है
और वेंकैया नायडू हो चाहे रेवंत रेड्डी हो, दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम इसको तुरंत लागू करने वाले हैं। अन्य राज्यों का अभी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया इस पर नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसको जरूर बताइए, और आप अपनी राय कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इस आरक्षण के संबंध में, अरे इस निर्णय के संबंध में आपका क्या कहना है, ये आप अपनी राय कमेंट में वो बता सकते हैं।